हाँ दोस्तों, आप अब महाराष्ट्र के इलेक्शन को देखेंगे तो महाराष्ट्र का इलेक्शन जो होने वाला है उसमें बहुत सारे पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही है। बहुत सारे उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन इस किस्मत आजमाने के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आप देखिएगा कि जो आपके इलेक्शन होने वाले हैं महाराष्ट्र में, उसमें एक तरफ तो कांग्रेस के जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके आपको सहयोगी दल जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो एक तरफ बीजेपी के सहयोगी दल है वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी की जो वहाँ पर महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है उसका परिणाम 23 नवंबर को आने वाला है। तो आप महाराष्ट्र में देखेंगे कि एक तरफ तो बहुत सारे जो आपके प्रोजेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट आपके महाराष्ट्र में ही रहने वाले थे, जो मुंबई के लिए थे या महाराष्ट्र के थे, वो सारे प्रोजेक्ट का स्थानांतरण या आप कहें तो वो सारे प्रोजेक्ट जो है गुजरात की ओर शिफ्ट हो गए हैं पहले ही। और गुजरात को आर्थिक राजधानी बनाने की एक पहल हो रही है महाराष्ट्र को माइग्रेट करते हुए। तो सवाल ये है कि महाराष्ट्र के लिए क्या बेहतर होगा और क्या सही होना चाहिए। आप देखिएगा कि महाराष्ट्र या मुंबई जो आर्थिक राजधानी बनी हुई है कई सालों से हमारे भारत की, तो महाराष्ट्र में आपका जब भी गवर्नमेंट बनी वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम अभी भी अराइज़ होते हैं जो मामूली शहर में भी नहीं है। स्मार्ट सिटी की जो कॉन्सेप्ट आई थी, अब तो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट कहीं पर रहा भी नहीं है। जो कहा जाता था कि स्मार्ट सिटी बनेगी हमारी, स्मार्ट सिटी रहेगी हमारे इंडिया में, अब पहले तो ज़ोर शोर से नाम लिया जाता था स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट सिटी बनेगा, स्मार्ट सिटी होगा। आप आखिर जानना चाहेंगे कि स्मार्ट सिटी आखिर होता क्या है। स्मार्ट सिटी होता है जिसमें कनेक्टिविटी, आपके जो नदी नाले की कनेक्टिविटी है वो सारे शहर में हो, अंडरग्राउंड हो, वहाँ पर बिजली की सुविधा हो, अंडरग्राउंड हो, आपके वहाँ और सारे सुविधा, वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए और डाटा की सुविधा होनी चाहिए, फ्री सर्विस होनी चाहिए और बस की सुविधा होनी चाहिए। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में आखिर देखा जाए तो महाराष्ट्र और मुंबई को आखिर मिला क्या इतने सालों के शासन के बाद? क्या महाराष्ट्र और मुंबई सही रूप में स्मार्ट सिटी, मुंबई सही रूप में स्मार्ट सिटी को परिभाषित करता है? आप देखेंगे बहुत सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए थी एक स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, वो सारी सुविधाएं महाराष्ट्र या मुंबई में नहीं है। जब तब आप देखेंगे कि वहाँ नदी नालों की स्थिति इस तरह की है कि वहाँ जब तब आप देखेंगे बाढ़ आते ही रहता है। आप बोलेंगे इतनी आर्थिक राजधानी होने के बावजूद आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों है महाराष्ट्र की? और गुजरात में भी आप देखेंगे कि नदी नाले इस तरह बने हुए हैं कि वहाँ भी जब तब बाढ़ आते ही रहता है। तो आखिरकार स्मार्ट सिटी किसको कहा जाता है और स्मार्ट सिटी का निर्माण आखिर कौन करता है? सवाल ये है कि स्मार्ट सिटी एक जो भी कंस्ट्रक्शन किसी भी शहर में होता है उसमें प्रशासन और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा रहती है। जब बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं अपने बड़े बड़े उद्योगपति सपोर्ट करते हैं सिस्टम को, तो उनके पीपीपी के सपोर्ट से, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के सपोर्ट से वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का निर्माण किया जाता है और बहुत सारे चीज़ों का निर्माण करने के बाद ही वो सिटी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है। जहाँ तक बात है मुंबई की, तो अभी वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। तो सवाल है कि मुंबई में मुंबईकर को और महाराष्ट्र के लोगों को आखिर मिला क्या? ये बात देखने वाली है कि पिछले 5 साल या 10 साल के अंतर्गत मुंबई के लोगों को मिला क्या? क्या धनी लोग और धनी होते गए और वहाँ के आम लोग और गरीब होते गए, या सबको एक बराबर वहाँ जो भी मिलने का है, जो भी सुविधा मिलने का है वहाँ भी मिला? ये बात देखने वाली है। तो आप देखेंगे कि अगर वहाँ सभी सुविधाएं जो है एक एक करके सबको एक सारी सुविधाएं मिली तो वो आप कहिएगा कि हाँ इसमें आता है। और अगर सब सुविधाएं नहीं मिली तो आप उसको किस कैटेगरी में रखिएगा? सवाल तो ये है। अब इस सवाल का जवाब ये है कि आप वहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं जो मिलती हैं, जैसे कि आपका जो भी सुविधाएं आपको मिलती हैं, जैसे कि आपका ये हुआ बेसिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हुई, बेसिक आपको कुछ भी सुविधाएं हुई, वहाँ के लोगों को अगर मिले तो अच्छा ही है कि वहाँ के लोगों को कुछ मिल रहा है। अब सवाल है कि वहाँ पर शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं और आपका राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से ये लोग चाहते हैं कि वहाँ सरकार बना के कुछ परिवर्तन लाया जाए वहाँ पर।
बहुत ही अच्छा। आप देखिएगा इन लोगों का पुराना शासन प्रशासन, जैसे राहुल गांधी लोग को रहा है, कांग्रेस का रहा है, अच्छा ही रहा है। उन लोगों ने हर आम जनता के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया किया ही है और करने की कोशिश भी करते हैं। सिर्फ करने की कोशिश करते ही नहीं है, उनके पहले से वो जाहिर भी करते हैं कि वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि अगर वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं महाराष्ट्र और मुंबई के लिए, तो राहुल गांधी और उनके लोग जो भी उनके सहयोगी हैं, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, उनका क्या भविष्य इस इलेक्शन के मद्देनज़र। अगर देखा जाए, आप सोचिए ज़रा कि कुछ साल पहले तक पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु शासन करते थे। 15 से 20 साल तक उन्होंने शासन किया ज्योति बसु ने बंगाल में। लेकिन एक बार ज्योति बसु की शासन प्रशासन जब चले गई, मतलब वहाँ से, तो सीपीआई जो सीपीएम और उनका जो सारा पार्टी का सफाया हो गया, मतलब अब वो वहाँ पर सफाया हो गया। तो अब देखिए पिछले कुछ साल से तो उद्धव ठाकरे लोग वहाँ शासन नहीं कर रहे, शरद पवार भी वहाँ शासन नहीं कर रहे हैं, भले उनका संगठन हो वहाँ पर। सवाल है कि क्या आप प्रशासन के जब रहते हैं तब जाकर आप प्रशासन में रहने के बाद ही अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। सवाल तो ये है। अब जब इलेक्शन वहाँ होने वाला है तो क्या होने जा रहा है, सवाल ये है, सोचने का ज़रूरत होगा। एक अच्छा गवर्नमेंट, जो एक अच्छी गवर्नमेंट होती है, वो सारे आपके शहर का ध्यान रखती है, लोगों का ध्यान रखती है, तब जाके वो सही सरकार कहलाती है। आप देखिएगा कि अगर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अगर मुंबई आता है और वहाँ की सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, तो जो आपका मुंबई या महाराष्ट्र है, उसका इलेक्शन सही रूप में परिभाषित होगा। सवाल है कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे और शरद पवार का आखिर मंतव्य क्या है। इनका मंतव्य सीधा साफ है कि ये जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये मुंबई का जो अस्तित्व पुराना था, जो बचा हुआ था, उसका भी अस्तित्व रहे, साथ ही साथ इनका भी अस्तित्व बना रहे। आप जानते ही हैं कि अगर इनका अस्तित्व बने रहेगा तो ही ये कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। और किसी भी पार्टी, मतलब राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, किसी पार्टी के किसी भी सदस्य को मतलब अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए और प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। ये प्रायोरिटी सेकेंडरी होती है, क्योंकि आप देखिएगा कि यहाँ सबसे पहला उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि कैसे महाराष्ट्र को महाराष्ट्र को वो सब चीज़ दिलाया जो उसका अधिकारी है। अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र अपनी इसमें क्या भूमिका निभा सकता है। तो आप देखिएगा कि आप सोचिएगा महाराष्ट्र इसमें अपनी क्या भूमिका निभा सकता है। तो आप देखिएगा कि कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो सेंटर की गवर्नमेंट बनी हुई है, तो वो तो अल्टर करती ही है दिल्ली के महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के अनुसार। झारखंड का भी चुनाव है और महाराष्ट्र का भी चुनाव है। तो सवाल है कि महाराष्ट्र का जब चुनाव है और झारखंड का जब चुनाव है, तो उस चुनाव का क्या महत्व है। झारखंड के चुनाव से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है महाराष्ट्र का चुनाव, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव आप पॉपुलेशन वाइज देखिएगा तो यहाँ का पॉपुलेशन लगभग 13 से 15 करोड़ के लगभग में है। और आप अगर यहाँ का जीडीपी देखिएगा और यहाँ का और सारे आर्थिक राजधानी कहलाती है मुंबई हमारे देश की, तो ये एक तरह से आर्थिक राजधानी कहलाने के कारण पूरे देश के किसी न किसी रूप में नियंत्रित करती है। और इसमें सारे देश की निगाहें महाराष्ट्र के इलेक्शन पे है कि आखिर महाराष्ट्र के इलेक्शन में होने क्या जा रहा है 23 नवंबर को। कुछ लोग कहते हैं दाल में, कुछ लोग कहते हैं ईवीएम ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ईवीएम ठीक नहीं है। क्या ऐसा है कि आप लोग बोलते हैं कि ईवीएम दाल काली है या पूरा दाल ही काला है? मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ईवीएम के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि ईवीएम का क्या परफॉर्मेंस रहेगा। ये तो 23 नवंबर को परिणाम आने के बाद पता चलेगा। अब सवाल ये है कि जब 20 तारीख को या 13 तारीख को जब इलेक्शन होंगे, तो उसका जो भी परिणाम होगा, देखा जाए कि उसका परिणाम क्या होता है 23 नवंबर को। जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी महाराष्ट्र में, जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी, सवाल ये है कि उसी का ही पूरी तरह ये चलेगा। आप अगर कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ चेंज अगर आप लाना चाहते हैं सोसाइटी में या फिर स्टेट में या फिर कंट्री में, तो आपको कुछ ना कुछ तो हिम्मत जुटा के कुछ ना कुछ पहल करनी ही होगी, ताकि देश में और आपके जो देश में जो आपके सुधार हो, उसके लिए कुछ ना कुछ तो पहल करनी होगी। हर टाइम इंटरवल में, आप किसी भी टाइम इंटरवल में कर लीजिए, को काउंट कर लीजिए, तो हर टाइम इंटरवल में इकोनॉमिक
रूप से हमारे जो स्टेट को है या सोसाइटी को है अल्टर करने के लिए, सुधारने के लिए बहुत सारे पुराने स्वतंत्रता सेनानी या बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बहुत सारे चीज़ों का त्याग दिया, बलिदान दिया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, जिसमें आपका जो देश को संगठन को मजबूत किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों का नाम प्रमुख है। तो सवाल है कि ये लोग जो हम लोग के देश में इतने सारे सुधार लाए, एक समय था जब किसी ने IRS छोड़ दिया, किसी ने कोई लुभावना पद छोड़ दिया और तब जाके देश के कंस्ट्रक्शन के लिए वो आ गए। आज हमारा देश लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर का GDP का देश है। तो सवाल उठता है कि अमेरिका जो 21 ट्रिलियन डॉलर का जो अर्थव्यवस्था है और हमारा देश जो 4 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था है, वो देश 30 करोड़ के जनसंख्या का देश होते हुए भी 21 ट्रिलियन डॉलर का GDP का देश है। जबकि हमारा देश जो हमारा देश है वो 4 ट्रिलियन डॉलर का ही अर्थव्यवस्था है, जबकि हमारे देश की पूरी जनसंख्या 150 करोड़ है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे देश में GDP का एक लार्ज पॉपुलेशन होते हुए उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है? सवाल है, इसका जवाब ये है कि हमारे देश में जो युवा हैं, जिनकी भागीदारी होनी चाहिए देश के GDP को आगे बढ़ाने में, उनकी भागीदारी नहीं है। इसीलिए जो 70 से 80 करोड़ युवा हैं अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो जॉब हो या कोई भी पर्सपेक्टिव हो। उस पर्सपेक्टिव के कारण वो युवा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वो युवा अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं देश के GDP में। अब सवाल है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होने जा रहा है और आगे क्या होगा। तो आप देखिएगा कि किसी भी राज्य की, किसी भी, आप महाराष्ट्र और मुंबई को देख लीजिएगा तो 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है। अच्छा बुरा हर कोई जानते हैं, हर कोई, आप भी जानते हैं और हर कोई जानते हैं कि क्या सही है देश के लिए, क्या राज्य के लिए सही है और किसका आना और किसका बनना जो है सही होगा। अब सवाल है कि ये जो आपका जो इलेक्शन होने वाला है, हर जगह जो अपने अपने जो वोटर हैं, सबके जो अपने अपने वोटर हैं, तो वोटर की संख्या तो एक अपनी जगह होती ही है कि हाँ ये वोटर यहाँ और वहाँ, इसके पक्ष में और उसके पक्ष में जो मतदान करते हैं वो तो करेंगे ही। लेकिन सवाल ये है कि देश का जो फीलिंग है, राज्य के जो महाराष्ट्र और झारखंड के लोगों का जो मंतव्य है कि वो लोग आखिर चाहते क्या हैं। चाहते हैं अच्छी सड़कें, अच्छा जॉब, अच्छी कमाई और अच्छा लाइफस्टाइल, ताकि हम लोग का देश ग्रो करे। तो इस भावना को आगे बढ़ाने में जो भी पार्टी आगे आएंगी और जो पार्टी का योगदान सबसे ज़्यादा रहेगा, तो वही पार्टी कुल मिला के आगे आएगी और वही पार्टी सरकार बनाएगी। अब ये शरद पवार इतने एजेड होने के बाद भी अपने जो वहाँ पर हैं महाराष्ट्र में इलेक्शन को लड़ रहे हैं और इलेक्शन को लड़ने के साथ साथ वहाँ पर वहाँ के लोगों, मराठा लोगों के लिए भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो सवाल है कि ये शरद पवार किसके लिए कर रहे हैं? शरद पवार कर रहे हैं अपने मराठा लोगों के लिए और अपने अस्तित्व के लिए भी कर रहे हैं, अपने मराठा लोगों के लिए भी कर रहे हैं और वहाँ की उन्नति के लिए भी कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि इन लोगों का गठजोड़ बहुत बढ़िया है। राहुल गांधी और जो शरद पवार हैं और जो आपका उद्धव ठाकरे, इन लोगों का गठजोड़ बहुत अच्छा है। तो इन लोग को आपसी किसी भी मतभेद को नहीं रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कैसे महाराष्ट्र, मुंबई को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ झारखंड में भी आप देखिएगा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी आपका हेमंत सोरेन भी चुनाव लड़ रहे हैं और सब पार्टियां भी चुनाव लड़ रही है। तो सवाल ये है कि यहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, दिखते हैं, जिनको सुधार करने की ज़रूरत है, जिनमें हर कोई जाता है। हम लोग का जो झारखंड है वो झारखंड भी एक प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा को समेटे हुए है, चाहे वो कोयला हो, बिटुमिनस हो और कोई भी कोयला का खदान हो, यहाँ बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। लेकिन सवाल होता है कि जब सारी सुविधाएं झारखंड में उपलब्ध हैं तो 20 साल के अंतराल में झारखंड का विकास क्यों नहीं हुआ है, जबकि बिहार की सारी संपदा झारखंड में ही आ गई। लेकिन आज भी कुल मिला के आप देखिएगा कि झारखंड का गठन 20 साल के पहले हुआ था, यानी 2000 हुआ था, 24 साल हो गए। लेकिन अभी तक झारखंड का उस रूप में विकास नहीं हुआ जिस रूप में विकास होना चाहिए था। जबकि बिहार से अलग झारखंड इसलिए अलग हुआ था कि झारखंड में का विकास नहीं हुआ था, इसलिए विकास के संदर्भ में ही, विकास करने के संदर्भ में ही झारखंड बना था। तो आखिर झारखंड का विकास क्यों नहीं हुआ? इतने सारे मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन इतना विकास क्यों नहीं हुआ? ये भी एक सोचने वाली बात है कि झारखंड का विकास क्यों नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर कोयला और खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में। तो आखिर वो कोयला जो
और खनिज संपदा है वो जाते कहाँ हैं और उनका विकास क्यों नहीं होता, ये भी सोचने वाली बात है। तो इसका हल निकालने की ज़रूरत है और ये हल जल्द ही निकल जाए। इसकी ये गवर्नमेंट का एक ये होगा प्रयास होगा और देखते हैं किसी गवर्नमेंट बनते। ओके, धन्यवाद।